लेट्स सी डायबिटीज मिलाइटिस, ये हमने कल की क्लास में थोड़ा सा जनरल व्यू लिया था. So let's go through the pointers again. It is a disease which is characterized by high blood glucose level. आपके blood plasma के अंदर glucose level बहुत ज़्यादा increase हो जाते हैं. And we have two types of diabetes mellitus. We have type 1 and type 2. Type 1 क्यों हो रही थी? Due to the destruction of your beta cells. आपके pancreas में कोई ना कोई issue आ जाता है जिसकी वजह से the beta cells are not functioning properly. And beta cells का क्या काम था? They were involved in the production of your insulin. So if there is a destruction of your beta cells, आपकी insulin production decrease हो जाएगी या in some cases होगी ही नहीं. In that case, obviously फिर आपको spray वगैरह लेनी पड़ेगी या फिर artificial way में insulin अपनी body के अंदर inject करवाना पड़ेगा. I think सुना होगा like Dexcom होता है या something. एक basically एक device होती है एंड उसके अंदर इंसुलिन होता है एंड दैट इज इन्वॉल्व लाइक पंप कर रही होती है आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन. तो काफ़ी अक्सर लोग अपने हैंड्स पे लगाते हैं. पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं, बट आई सीन वीडियोस ऑफ दिस. तो लाइक अवेयरनेस फैलाने के लिए लोग दिखा रहे होते हैं ये सब कुछ. तो लेट्स सी. टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है? इट रिजल्ट्स ड्यू टू इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस. आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही होती है द एक्टिविटी ऑफ योर इंसुलिन एंड इट इज मोर कॉमन इन ओबीस इंडिविजुअल्स विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज. ये भी हमने डिटेल में हमने कल पढ़ा था विद एग्जांपल्स. इन ओबीस इंडिविजुअल्स विद फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज जेनेटिकली भी ये ट्रांसफर हो रही होती है. एंड पाकिस्तान में टाइप 2 इज द मोस्ट कॉमन वन. अच्छा, मैनेजमेंट किस तरह करोगे? इफ यू हैव टाइप 1, obviously you're going to get insulin in any way possible, या तो इंजेक्शन के थ्रू या फिर थ्रू nasal spray. अब more advanced way is using that Dexcom वाली चीज. Type 2 diabetes you're going to focus on diet control. If you're obese you're going to focus on exercise and diet control. And अगर आप obese नहीं हो but still you're suffering from type 2 diabetes, then you're going to focus on medication and insulin levels of your body. या फिर इसमें भी थोड़ा थोड़ा डाइट का आता है. Like make sure not to consume too much sugary stuff. What are the signs and symptoms in this? अच्छा, excess frequency of urination. This condition is known as polyuria. Poly is coming from many. Urea का मतलब it is referring to urine. So ज़्यादा urine पास कर रहे होते हो आप, and this is due to excretion of glucose in urine as it takes water along with it. अगर आपकी urine बन रही है, सही है. In your urine solute and solvent वाला concept apply करते हैं. Solvent is water. नॉर्मल कंडीशन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है. अगर इस सॉल्वेंट इस मिक्सचर के अंदर यूरिन के मिक्सचर के अंदर आपकी ग्लूकोज ऐड हो गया, ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई. यूजुअली नहीं होता ग्लूकोज, बट अगर आपको ग्लूकोज ऐड हो गया तो वाटर पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा? इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू डिक्रीज. अब इसको इंक्रीज करने के लिए वाटर डिफ्यूज करना स्टार्ट हो जाएगा इनटू योर यूरिन एंड इसकी वजह से आपको एक्सेस यूरिनेशन हो रही होती है व्हेन यू हैव टाइप 1 या फिर डायबिटीज मेलाइटिस. Excessive thirst feel हो रही होती है obviously because you're not retaining water within your body, and this condition is known as polydipsia. Excessive production of यूरिन हो रही होती है जिसकी वजह से you're feeling excessive thirst. वाटर जो आपकी बॉडी में होता है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है. फिर you're going to suffer from excessive hunger. This is known as polyphagia. ये क्यों हो रहा है? Because the glucose is not entering your cells in diabetes mellitus. Insulin increases the glucose uptake in cell. हमने इंसुलिन का एक फंक्शन भी पढ़ा था कि it was increasing the uptake of the glucose in your cell. इसी वजह से अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज अपटेक नहीं होगा आपके सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से दिस इज गोइंग टू रिड्यूस द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इसकी वजह से देयर इज गोइंग टू बी अ डिक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. Reduced energy production will lead to polyphagia. अब your body is going to like अगर आप खाना नहीं खाओगे तो it will try to like break down non-carbohydrate sources, for example protein and fatty acid. But अगर आप खाना खा रहे होगे या तो आप खाना नहीं खाओगे, आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाएगी, या तो like to overcome the excessive hunger आप बहुत ज़्यादा खाना खाना स्टार्ट कर दोगे and you're going to become obese, overweight हो जाओगे आप. फोर्थ सिम्टम इज वेट लॉस. अचानक से आपका वेट लॉस हो गया एंड आपकी डाइट बिल्कुल कंप्लीटली नॉर्मल है जो आप यूजुअली ले रहे थे, बट यू स्टार्ट टू सफर फ्रॉम वेट लॉस. क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन अपटेक ऑफ योर ग्लूकोज एंड आपकी बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज का ब्रेक डाउन करी, फॉर एग्जांपल फैट्स एंड प्रोटीन. Isn't this for cancer as well? कैंसर में भी वेट लॉस हो रहा था ड्यू टू कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी की बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं. लाइक ज़्यादातर जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो कैंसर की वजह कीमोथेरेपी की वजह से आ रहे होते हैं. बिकॉज कीमोथेरेपी से आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, बंदा ना खाना खा पाता है ना पानी पी पाता है. इसीलिए भी वेट लॉस हो रहा था इन कैंसर. एंड इन जनरल कैंसर की वजह से भी हो सकता है बिकॉज आपके सेल्स को अटैक कर रहा है इवेंचुअली, तो उसकी वजह से भी हो सकता है एंड कैंसर की ट्रीटमेंट की वजह से भी वेट लॉस हो सकता है. So there is a decrease in uptake of glucose, breakdown of fat and loss in body mass. फैट के साथ साथ आपका प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन हो सकता है, तो लॉस इन बॉडी मास के साथ साथ यू कैन सफर फ्रॉम लॉस इन मसल मास का भी लॉस हो सकता है, वीक हो जाएगा आप इवेंचुअली. What are the long term complications that you can suffer from? You can suffer from diabetic retinopathy. Retinopathy, retina is basically the is one of the portion of your eye. आपकी आई में प्रेजेंट होता है रेटिना, तो ऑब्वियसली रेटिनोपैथी इज गोइंग टू रेफर टू योर आई में कोई मसला. देयर इज अ डैमेज टू द रेटिना ऑफ योर आईज. डायबिटिक न्यूरोपैथी, न्यूरो इज रेफरिंग टू योर न्यूरॉन्स, तो उनमें कोई ना कोई इशू हो रहा होगा, उनमें कोई ना कोई डैमेज हो रहा होगा. तो डायबिटिक न्यूरोपैथी इसका मतलब होता है डैमेज टू द न्यूरॉन्स. अच्छा, यूजुअली जिनको डायबिटीज होती है एक फ्रीक्वेंट कंप्लेन वो ये करते हैं कि उनके पाँव में जलन हो रही है. वो ये बोलते हैं मेरे हाथ में जलन हो रही है, मेरे पाँव में जलन हो रही है. लाइक द सोल्स ऑफ द फुट स्टार्ट टू बर्न अ लिटिल बिट. दिस इज अ साइन. हाँ. मैम गूगल की तरह क्यों एक्ट कर रही है? क्यों होती है? नहीं देखो, अगर आप लंबे टाइम तक खड़े हुए हो ना नमाज पढ़ने के लिए, वो अलग चीज़ है. बट आप ऐसे ही बैठे हुए हो तभी आपके पाँव के तल में होते हैं. आई थिंक लाइक माय फादर सेज कि मेरे पाँव के तल में चल रहे हैं कभी कभी, उनको उसकी वजह से होता है. तरावी की वजह से होता है. बट अगर आपको नॉर्मली भी हो रहा है, आप ऐसे बैठे हुए हो नॉर्मल डेज के अंदर आपको आपके पाँव के तल में चल रहे हैं, पाकिस्तान में अगर आप पेशेंट को ट्रीट करोगे वो ऐसी वर्ड यूज़ करेंगे, तो लाइक यूज हो जाओ थोड़ा सा. देन देयर इज अ साइन ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी. आपके न्यूरॉन्स डैमेज होना स्टार्ट हो गए इन योर बॉडी, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन आ फिर आप रही है. लोगों को कह सकते हैं कि मैंने डायबिटिक लोगों को ये हमें वैसे याद करने पड़ते हैं. अभी तक तो लाइक वो नहीं हुए हम, ऐसे हमें दिखाया नहीं है कुछ भी. थर्ड ईयर में स्टार्ट होगा, बट देखते हैं क्या होता है. फिर यू हैव डायबिटिक नेफ्रोपैथी. नेफ्रो इज रिफरिंग टू नेफ्रॉन्स, तो आपके ऑब्वियसली डैमेज हो रहे हैं नेफ्रॉन्स विद योर किडनी. किडनी फेलियर भी हो सकता है इन एक्सट्रीम केसेस. फिर यू हैव डायबिटिक वेस्कुलर डिजीजेस. वेस्कुलर इज रिफरिंग टू योर ब्लड वेसल्स. हो सकता है आपके ब्लड वेसल्स में कोई ना कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो दैट इज गोइंग टू लाइक आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से लिंक होगा. फॉर एग्जांपल हार्ट के अंदर होता है, हार्ट अटैक आ सकता है. तो इट इज अ डिजीज ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. यूजुअली हार्ट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है.
So these were some of the long term complications of diabetes mellitus. अच्छा मुझे एक लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन मतलब अगर बहुत टाइम तक आपको डायबिटीज हुई है एंड यू नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर तब जाके होगा इन एक्सट्रीम केसेस। अच्छा एक और चीज़ होगी सुनी होगी कि आपका थोड़ा सा इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं बट मैं ऐसे बता देती हूँ। यूजुअली जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनका आपने नोट किया होगा कि उनका एक पाँव एब्सेंट होता है, लाइक द फुट। ऐसा क्यों होता है? उनका पाँव में चोट लगती है, हल्की सी चोट, हल्का सा स्क्रैच आ गया एंड उसको इतना केयर नहीं देते। एंड इन डायबिटीज आपका जो बॉडी होता है वो वैसे इतना सारा डैमेज कंट्रोल कर रहा होता है। इन दिस केस आपका इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है एंड इवेंचुअली लोगों को अपना पाँव लूज करना पड़ता है, कट करवाना पड़ता है बिकॉज़ देयर इज अ क्या बोलेंगे um, there is a possibility कि आपको जो इन्फेक्शन है दैट विल स्प्रेड इन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आपके पूरे पाँव में स्प्रेड हो सकता है तो उनको फिर वो कट करवाना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंटली सीन इन पाकिस्तान। अच्छा हम आपको पता चल गया कि पर्सन इज शोइंग साइंस एंड सिम्पटम्स ऑफ डायबिटीज, आप डायग्नोज कैसे करोगे? यूजिंग अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज यूरिन एनालिसिस, या फिर सिंपली सिंपली आप बायोसेंसर लोगे एंड उसके थ्रू आप चेक कर लोगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ योर इमोबिलाइज्ड एंजाइम, अगर आपको याद हो फ्रॉम एएस A2 में you're going to use this immobilized enzyme in your urine distillation वाला process to detect the concentration of glucose in your urine, and or alternatively you're going to use that in your glucose biosensor. Glucose biosensor की strip के अंदर immobilized enzyme present होंगे already on the stick and glucose biosensor is going to detect the glucose concentration in your blood. एक urine में check कर रहा है, एक blood के अंदर check कर रहा है। I remember जब हमने किया था like study किया था urine dipstick वाला topic, तब हमारे सर ने सबको एक दी थी so that हम घर पे जाके आराम से check कर सकें कि like obviously सबके normal test आए थे, मैंने अपने भाई को दे दिया था, मैंने अम्मा को दे दिया था, बाकी हम देखते हैं क्या होता है। और हमारे पास बायोसेंसर पड़ा हुआ है तो हम डायरेक्टली उसी के थ्रू चेक कर सकते हैं घर के अंदर। फर्स्ट वी गोइंग टू स्टडी मैम आप स्किन के साथ वो लगाते हैं मॉनिटर की चीज वो लाइक होता है इसके वो जो स्किन के ऊपर एक लगाते हैं ना डेक्स फॉर्म करके होता है, एज इन आपकी स्किन के अंदर स्क्वायर पंक्चर वाला भी करता है। हाँ या डज इट हर्ट या हटाने में भी हर्ट करता है, लगाने में भी हर्ट करता है थोड़ा थोड़ा, बिकॉज आई एम इसके अंदर सो वो एक सॉरी वो होती है पिन होती है, वो आपके ब्लड वेसल के अंदर जाती है एंड फिर इसके थ्रू वो इंसुलिन रिलीज कर रही होती है एंड ब्लूटूथ कनेक्शन होता है विद योर मोबाइल, तो आपको फौरन पता चल जाता है हाँ भाई अब मेरा ब्लड प्रेशर सॉरी ग्लूकोज लेवल लोअर इन माई ब्लड। दैट हर्ट्स अ लॉट मैम है किसके पास है ये? आप करती हैं या नहीं 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 मैं क्यों करूँगी मैं मुझे ओह नहीं है सॉरी डायबिटीज। मैं कजिन का क्लास हो गया रेफरेंस हो बैक नहीं नहीं मुझे डायबिटीज नहीं है भाई अलहमदिल्ला। मैंने वीडियोस देखी हैं इसमें बहुत, एक इन्फ्लुएंसर थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी जैसे वो अपनी रोज़ की स्ट्रगल दिखा रही थी तो वही मैंने वीडियोस देखी थी पर लाइक ऐसी एजुकेशनल पर्पस भी हो गया उसका एंड इट इज यूजुअली यूज्ड इन टाइप 1 डायबिटीज, because आपके बीटा सेल्स ही काम नहीं कर रहे हैं, इंसुलिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा। So before we do urine analysis, what are the applications of immobilized enzyme? They are usually they frequently used in medicine for diagnostic purposes. एक application ये हो गई to like monitor or detect the glucose concentration in your urine. अगर urine में detect करोगे you're going to use a urine dipstick. Urine dipstick एक स्टिक होती है पतली सी बिल्कुल, उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पैड्स होते हैं जो अपना कलर चेंज शो करते हैं when you dip it in a sample of urine. Alternatively, अगर आपको ब्लड प्लाज्मा के थ्रू अपनी ब्लड कॉन्सेंट्रेशन मॉनिटर करनी है then you're going to use a glucose biosensor. Glucose biosensor एंड ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। यूरिन डिस्ट्रिक्ट में कलर चेंज मॉनिटर करना मुश्किल लगता है मुझे, मुझे नहीं समझ में आता इसके अंदर। लाइक मैंने किया था जब एक बार सैंपल चेक तो मुझे बिल्कुल भी कलर चेंज समझ नहीं आ रहे थे, बट ब्लड सॉरी ग्लूकोज बायोसेंसर इज वेरी इजी, जो डिजिटल होता है वो डायरेक्टली आपको वैल्यू बता देता है कितनी आपकी कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड। ये है हमारे घर के अंदर कि अम्मा को डायबिटीज़ है तो हम जब उनकी तबीयत खराब होती है तो ऑब्वियसली हम आराम से चेक कर लेते हैं एंड वो अपनी दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर देती हैं फ़ौरन से, तो हम भी ऐसी रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ करते रहते हैं। अच्छा एप्लीकेशन वगैरह फिर इमोबिलाइज एंजाइम कॉन्सेप्ट जिसका आपको पहले से पता है फ्रॉम योर एएस। लेट्स स्टडी यूरिन डिस्ट्रिक्ट वाला टॉपिक नाउ। यूरिन डिस्ट्रिक्ट इट इसके थ्रू आप सिर्फ ग्लूकोज मॉनिटर नहीं कर रहे होते, यू कैन लाइक एनालाइज अ नंबर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल प्रोटीन लेवल्स। अच्छा जो लोग बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं उनको ये पता होगा। एक और चीज़ एक मिनट, कीटोन लेवल्स, कीटोन्स आप कब मॉनिटर कर रहे होते हो एंड यू कैन ऑल्सो मॉनिटर द पीएच लेवल्स ऑफ योर यूरिन। कीटोन्स जब लोग डाइटिंग करते हैं ना सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, आपकी यूरिन में कीटोन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी इफ यू आर फास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी एक बंदे पे एंड दैट पर्सन वाज लाइक फास्टिंग फॉर अराउंड 60 डेज, तो वो रोज अपना कीटोन लेवल मॉनिटर कर रहा था बाय यूजिंग अ यूरिन डिस्ट्रिक्ट। Now each substance is detected through a different pad on your dipstick. एक पतली सी बिल्कुल टाइनी सी स्टिक होगी, टाइनी तो नहीं लंबी सी होती है एंड डिफरेंट डिफरेंट पैड्स होते हैं इसके ऊपर and every pad is going to give you a different color change and every pad is going to monitor and detect a different substance. This pad is used for the detection of glucose and it is made up of cellulose and इसके ऊपर कुछ immobilized enzymes भी होते हैं। कौन कौन से? Cellulose, you have अच्छा cellulose से बना हुआ था, you have glucose oxidase and you have peroxidase। इसी में क्वेश्चन आता है इन दोनों पे, peroxidase देखते हैं क्या होता है। Now सारे all of the pads are made up of cellulose, सही है। एंजाइम हो सकता है डिफरेंट प्रेजेंट हो, द इमोबिलाइज्ड एंजाइम वो डिफरेंट हो सकता है, बट इफ यू मॉनिटरिंग ग्लूकोज वाले पैड पे यू विल सी ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड peroxidase। ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस सिंस आपको कलर चेंज चाहिए होता है यू आर मॉनिटरिंग द रिजल्ट्स वाया कलर चेंज, एक पूरा प्रॉपर चार्ट होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर चेंजेस होते हैं रेंजिंग फ्रॉम लाइट कलर टू डार्क कलर। जितना ज़्यादा डार्क होगा उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी फॉर पर्टिकुलर थिंग इन योर यूरिन। सो एक कलर एजेंट होता है
एक कलरलेस रिड्यूस्ड क्रोमोजन which is known as AH2. It is a colorless reduced chromatin क्यों बोल रही हूँ मैं, chromogen, which changes color when it gets oxidized. तो वो भी हम reaction देखेंगे in a while. Now, besides this, your cellulose pad it is coated with a layer of cellulose acetate. किससे coating की हुई होती है आपने? Cellulose acetate से coating करी हुई होती है. What is the function of this particular chemical? अच्छा, immobilized enzyme present on your pad. सही है, हर pad के ऊपर there is a particular immobilized enzyme. In the case of glucose वाला pad, you have glucose oxidase and peroxidase along with your colorless reduced chromogen. सही है, AH2. Now, immobilized enzyme हो सकता है कि वो गिर जाए from your pad. That prevents the immobilized enzyme and your reduced chromogen from leaking through the pad. एक बिल्कुल layer बना देता है so that आपकी जो चीज़ आपने pad के ऊपर डाली में वो leak out ना करें या fall off ना करें from your pad. It also allows the glucose molecules to pass through so that other substances such as protein हो गए which are already present inside the urine वो आपके results के साथ interfere ना करें. हर पैड एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ही पास करने के लिए परमिशन देगा. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज पैड विल ओनली अलाउ ग्लूकोज टू पास थ्रू. अगर इसके अंदर प्रोटीन भी पास कर गए आपका रिजल्ट इनएक्यूरेट हो जाएगा. इट विल स्टार्ट टू इंटरफेयर विद योर रिजल्ट. प्रोटीन पैड इज ओनली गोइंग टू अलाउ प्रोटीन टू पास थ्रू, ग्लूकोज को अलाउ नहीं करेगा. फिर कीटोन पैड विल ओनली अलाउ कीटोन्स टू इंटरैक्ट एंड पीएच वाला पैड विल ओनली अलाउ पीएच टू इंटरैक्ट. तो आप क्या करोगे, यू गोइंग टू टेक छोटी सी लाइक बीकर टाइप समथिंग होता है, इसके अंदर गोइंग टू लाइक ट्रांसफर योर यूरिन सैंपल. फिर आप डेप्सिक को इंसर्ट कर दोगे एंड गोइंग टू लीव इट फॉर सम टाइम सो दैट आपको प्रॉपर रिएक्शन आपको नजर आए. क्या क्या रिएक्शन कैरी आउट होगा? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा. ग्लूकोज कहाँ से? फ्रॉम योर यूरिन. ऑक्सीजन कहाँ से? फ्रॉम द एयर ऑब्वियसली. In the presence of glucose oxidase, and it is going to produce a chemical which is known as gluconic acid along with H2O2. H2O2 क्या है? आपका hydrogen peroxide. Now this H2O2 it is going to react with your reduced colorless chromogen AH2 in the presence of peroxidase enzyme. अब आपका जो chromogen था जो reduce था ये हो जाएगा oxidized. Two water molecules release होंगे, जैसे oxidize होगा it is going to give you a color change. So ये दो reactions हो रहे होते हैं mainly in your urine deficit and in इस like equation आपको याद होनी चाहिए किसी एग्जाम में आती है. So क्या हो रहा है? In the first reaction, your glucose is getting oxidized in the presence of the enzyme glucose oxidase to produce gluconic acid and hydrogen peroxide H2O2. Second reaction में वही जो hydrogen peroxide first reaction से बना था, it is going to oxidize reduced chromogen, सही है, to produce a colorless oxidized, sorry, to produce a colored oxidized chromogen. And this is happening in the presence of the enzyme peroxidase. Also, obviously इसमें color change आ रहा है, तो the intensity of the color change that is produced that is directly proportional to the concentration of your glucose which is present in your urine. अगर dark color आएगा, there is a high concentration of glucose. अगर light color आएगा, there is a less concentration of glucose in your urine. ये होगा थोड़े से पॉइंटर्स, हाउ इज द रिएक्शन कैरीड आउट, क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ यूरिन डिस्टिल. वो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इजी टू यूज एंड इट इज सेफ. फॉर एग्जांपल आराम से हो जाता है, सैंपल लिया, उसने डिप किया एंड इट इज सेफ इन सच अ वे कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नीडल्स वगैरह. फिर इट प्रोड्यूसेस अ फेयरली रैपिड रिजल्ट. बट आई वुड से कि जो आपका ग्लूकोज बायोसेंसर होता है उसमें ज़्यादा रैपिड रिजल्ट होता है. बट इट डिपेंड्स. इट प्रोड्यूसेस रैपिड रिजल्ट. कुछ लोगों को होता है नीडल फोबिया. इट कैन बी यूज्ड ऑन इंडिविजुअल्स हु हैव नीडल फोबिया बिकॉज़ इसमें नीडल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. Also, it is relatively inexpensive compared to your glucose biosensor. Glucose biosensor में इशू क्या आता है? आपको लाइक बार बार स्ट्रेप्स लेनी पड़ती है. फिर एक नीडल होती है जो आप अपने लाइक ऐसे करके कोई डिवाइस होती है, उस डिवाइस के अंदर आप नीडल डालते हो सो दैट यू कैन पंचर अ होल इन योर फिंगर. तो वो नीडल भी आपको खरीदनी पड़ती है बार बार अगैन एंड अगैन. इट इज अ बिट एक्सपेंसिव. फिर आपको मशीन अलग से खरीदनी पड़ती है, वो तो आप बार बार यूज कर सकते हो, बट नीडल ऑब्वियसली नीड टू थ्रो इट आउट आफ्टर वन यूज, तो आपको लेनी पड़ती है. सेम थिंग फॉर योर स्टिक भी आपको थ्रो करनी पड़ती है आफ्टर वन यूज. सो कंपेयर टू योर ग्लूकोज बायोसेंसर योर यूरिन डेप्सिक इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव. हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है आराम से. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? अच्छा, सो क्या कर रहा था ये? इट वाज मेजरिंग द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन योर यूरिन. अकॉर्डिंग टू योर कोर्स यू ओनली नीड टू फोकस ऑन ग्लूकोज, बाकी चीजों पे हम फोकस नहीं करें इतना. सो इट वाज मेजरिंग द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द यूरिन एंड द ड्रॉबैक इज कि पॉजिटिव टेस्ट तभी देगा व्हेन द प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन एक्सीड्स द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, ये नॉर्मल लिमिट. सही है, वरना पे नेगेटिव टेस्ट ही शो होगा आपको अकॉर्डिंग टू द कलर चार्ट. अगर एक्सीड करेगी तभी पॉजिटिव आएगा. सो दिस इज अ ड्रॉबैक. फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमारी नॉर्मल है, कब हमारी एबनॉर्मल हो रही है या कब लो आ रही है. सेकंडली द रिजल्ट्स आर नॉट वेरी एक्यूरेट. अब देखो, अगर कोई कलर ब्लाइंड हुआ पर्सन तो वो कैसे कलर चेंज एस्टिमेट करेगा, या अगर कोई पर्सन इज अ नॉन आर्टिस्टिक पर्सन तो उनको तो कलर चेंज समझ में नहीं आएगा. ऑल्सो यू कैन नॉट यूज अ यूरिन डिप्स्टिक ऑब्वियसली, फिर आपको डिस्कार्ड करनी पड़ती है आफ्टर वन यूज. फोर्थ पॉइंटर, द एस्टिमेशन ऑफ द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन यू आर मेकिंग इट थ्रू अ स्टैंडर्ड कलर चार्ट. सही है, एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू डिटरमिन द एक्यूरेट ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन. ये वही थोड़ा सा रिपीट हो रहा है पॉइंटर, तो ये भी एक इशू है इन योर यूरिन डिप्स्टिक. दिस वाज इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ये क्या है? ओके, सो दिस इज these pointers are from my old note. अभी थोड़ा सा रिमूव हो गया टॉपिक. इन योर यूरिन डिप्स्टिक आपके पास थोड़ा सा ये भी थे, लाइक वी यूज्ड टू स्टडी कि एबनॉर्मल यूरिन में आपको क्या क्या नजर आएगा एंड इस कंडीशन को आप बोलते क्या. लेट्स जस्ट गो थ्रू द पॉइंटर फॉर द सेक ऑफ लाइक इन केस अगर क्वेश्चन आ गया देख लेते हैं. बट दिस टॉपिक दिस वन दिस इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर कोर्स. बस इसे एक बार रीड कर लेना प्रॉपर्ली, गो थ्रू कर लेना. इसमें ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं आएंगे.
अच्छा, इन दिस टॉपिक बेसिकली टॉकिंग अबाउट योर यूरिन सैंपल। अगर आप यूरिन एनालिसिस कर रहे हो तो आपको एबनॉर्मल यूरिन सैंपल किस तरह का नजर आएगा। वी डन विद द यूरिन डिस्ट्रिक्ट वाला टॉपिक, बायोसेंसर करेंगे इसके बाद, बट बीच में एक अजीब सा टॉपिक है, लेट्स जस्ट डिस्कस इट। एन एबनॉर्मल यूरिन सैंपल में कंटेन द फॉलोइंग केमिकल सब्सटेंसेस। यू आर गोइंग टू सी ग्लूकोज ऑब्वियसली, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज नजर आएगा आपको, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ग्लूकोसूरिया। Excretion of glucose in urine is known as glucosuria. Glucosuria occurs when the blood glucose level exceeds the renal threshold for glucose. High blood glucose level are usually found in individuals who have diabetes mellitus. फिर you have ketones. अगर आप ketones excrete कर रहे हो in your urine, this condition is known as ketonuria. अच्छा, ये उसमें भी होता है when a person is fasting for a very long period of time, तभी आप ketones excrete करना start कर देते हो in your urine. And this is also common in individuals who are suffering from diabetes mellitus. Glucose uptake into the cell reduces in people who have diabetes because insulin is required for the entry of glucose into the cells. Insulin क्या कर रहा था? It was increasing the permeability of your cell to glucose. अगर insulin नहीं होगा, cell आपके permeable नहीं होंगे, अब regulation of glucose channel नहीं होगा, and glucose is obviously not going to enter into your cell. This decreases the availability of glucose within the cell for respiration. Cell therefore break down protein, which lead to the production of ketone bodies. Keto acid produce हो रहा था. If you remember, जब protein का breakdown हो रहा था, एक आपके पास amine group आ रही थी, and एक आ रहा था keto acid. तो वो keto acid leads to the formation of ketone bodies. So you're also going to see proteins in an abnormal urine sample. Excretion of proteins in the urine is referred to as proteinuria. सबके नाम के आगे यूरिया लगा दिया आपने, कीटोयूरिया, कीटोनूरिया, ग्लूकोसूरिया एंड प्रोटीनूरिया. इसमें क्या हो रहा है? प्रोटीन्स दैट आर लार्जर इन साइज देन 68,000 डेंसिल डू नॉट गेट फिल्टर्ड थ्रू द फिल्ट्रेशन बैरियर. अगर आपके यूरिन सैंपल के अंदर आपको प्रोटीन नजर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नेफ्रोपैथी हो रही है, योर नेफ्रॉन्स आर बीन डैमेज्ड. Smaller proteins that are filtered are taken up by endocytosis by the PCT cells. ये न्यू पॉइंटर है आप लोगों के लिए. जो स्मॉलर प्रोटीन से आपकी बॉडी दोबारा ले लेती है अंदर एट द लेवल ऑफ पीसीटी बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस. अच्छा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन में इम्प्लाई अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज. जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तब हो सकता है ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड ड्यू टू हाई फीवर. फीवर में क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ऑब्वियसली प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी हो सकता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. डी नेचर हो सकते हैं आपके प्रोटीन्स ड्यूरिंग हाई फीवर, और इट मे इंडिकेट किडनी डैमेज सेकेंडरी टू द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन. बेसिकली इन कंडीशन में आपकी किडनी डैमेज होती है. यू हैव डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में कैसे? हाइपरटेंशन में क्या हो रहा था? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स बर्स्ट हो सकती हैं. एंड इन योर किडनी एज वेल यू हैव द रीनल वेन, रीनल आर्टरी, ब्लड वेसल्स नहीं ऑब्वियसली. अगर इनमें बहुत तेजी से आपका ब्लड फ्लो होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ग्लोमेरुलस व्हिच इज योर कैपिलरी नेटवर्क एंड योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, दोनों कैपिलरीज होती हैं, वो बर्स्ट हो सकती हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर किडनी डैमेज. फिर ग्लोमेरुलर डैमेज हो सकता है, आपका ग्लोमेरुलस डैमेज हो गया है, सेम थिंग एज हाइपरटेंशन वाला जो मैंने डिस्कस किया. एंड फिर यू हैव नेफ्रोपैथिक डैमेज. नेफ्रोपैथिक इसकी वजह से हो रहा था डायबिटीज मेलाइटिस, एंड हाइपरटेंशन में भी नेफ्रोपैथिक डैमेज आ रहा है. Lastly, if you are seeing red blood cells in your urine, this condition is known as hematuria. Hematuria may be classified as microscopic or macroscopic. अगर microscopic होंगे तो कैसा होगा कि आपके यूरिन सैंपल में रेड ब्लड सेल्स होंगे बट आपको नजर नहीं आ रहे होंगे. सही है, लाइक पेल येलो कलर आपकी यूरिन होगी बट आपको रेड ब्लड सेल्स नजर नहीं आ रहे होंगे. और अगर मैक्रोस्कोपिक होगा तो ऑब्वियसली यूरिन विल बी रेड इन कलर या फिर हल्का सा पिंकिश कलर होगा योर यूरिन. RBCs usually don't cross your filtration barrier. Therefore, presence of RBC in urine signifies a disease or a condition. Again, in चार cases में भी you can see RBC in your urine sample. Presence of RBC in urine may occur due to kidney damage, for example in cases of kidney stones, renal carcinoma, basically cancer of your kidney, और trauma, कोई damage हो गया, for example accident की वजह से या फिर knife की वजह से आपकी kidney में puncture हो गए, उस वजह से हो सकता है. Damage to ureters. अच्छा, if you're getting red blood cells in your urine तो हो सकता है आपका ureter damage हो गया, such as in the case of uritic cancer, the cancer in your ureter. फिर हो सकता है there is a damage to your bladder, for example in the case of bladder cancer के अंदर भी आपका bladder damage हो जाता है. फिर if you're seeing white blood cells and bacteria in your case नहीं sorry in your urine, तो this is implying infection या फिर inflammation आपकी kidneys and जो kidney से connected structures हैं उनके अंदर. The presence of bacteria in urine signifies infection. Usually if a urine sample has bacteria, a urine culture is done to identify the bacteria so that an appropriate antibiotic could be given. Always remember, antibiotics आप सिर्फ bacteria और fungal infections के लिए देते हो. Viruses के लिए antibiotics use करना is not safe. Antibiotic resistance हो सकती है if you're using antibiotics for your viruses. So like अगर आपको डॉक्टर भी देना viruses के लिए antibiotic, तो try not to use it इतना ज़्यादा. चलो हाँ, UTI is a good example for this case, the WBC and bacteria वाला case. उसमें भी you can see an increase in WBC and bacteria in your urine sample. अगर inflammation हो रही है तो bacteria, oh sorry, WBC. अगर infection हो रहा है तो you're going to see bacteria का increase in your urine sample. So फिर we saw urine dipstick वाला पूरा topic. This is a diagram of a urine dipstick. As you can see, एक chart दिया हुआ था आपकी bottle के ऊपर, and this is your urine dipstick जिसके ऊपर you're going to see color changes. अच्छा, फिर we saw the reactions, the advantages and the disadvantages. Now we're going to see biosensor. Biosensor की डायग्राम नहीं ऐड की मैंने, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे. So biosensors are electronic monitoring devices which makes use of a biological molecule such as a cell, an antibody or an enzyme to detect a chemical substance. किस तरह वर्क करता है? इसमें basically you have antibody, enzyme या फिर cell, biological material होगा and you're going to use this to detect a chemical change या फिर reactions आप basically हो रहे होते हैं इसके अंदर या फिर chemical substance आप check कर रहे होते हो. तो किस तरह होता है? A chemical reaction is going to take place between the biological material and the chemical substance that you're trying to detect, and this is going to produce a chemical change.
केमिकल रिएक्शन किस तरह हो रहा है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन तीनों चीज़ों में से these things are going to interact with your chemical substance that you're trying to detect, and they're going to produce a chemical change. This chemical change is transduced. किस तरह ट्रांसड्यूस करेंगे? बाय अ ट्रांसड्यूसर, होपफुली आपको पता होगा फ्रॉम योर फिजिक्स. एंड दिस ट्रांसड्यूसर इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. अब छोटा सा सिग्नल होता है, which is why you need to amplify it, you need to increase it a bit. So the electrical signal that is produced, it is proportional to the concentration of the chemical substance that you're trying to detect. अगर ज़्यादा ग्लूकोज होगी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज़्यादा बेसिकली जनरेट होगा, एंड फिर उतना ही ज़्यादा वो एम्पलीफाई होगा. So the electrical signal is then been amplified using an amplifier. ये पूरी आपकी डिवाइस के अंदर सारी चीज़ें फिट हुई होती हैं. The amplifier is then going to produce a digital output. वो digital output आपकी मशीन के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा on your glucose biosensor, and इससे आपको पता चल जाएगा कि what is the concentration of glucose in your blood. So can we say कि glucose biosensor is an analytical device that you're using this to measure your blood plasma glucose concentration. किस तरह वर्क करता है ये रहे सारे स्टेप्स. एक मिनट, ये बायोसेंसर के स्टेप्स हैं. These are the steps for a general biosensor. अगर आप नॉर्मल बायोसेंसर यूज करोगे, किसी भी चीज़ का हो सकता है बायोसेंसर, सिर्फ ग्लूकोज का नहीं होता, प्रोटीन का भी हो सकता है, कीटोन्स का भी हो सकता है, एसिड्स का भी हो सकता है, हर चीज़ का हो सकता है. दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ योर बायोसेंसर, बट इफ यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट योर ग्लूकोज बायोसेंसर, these are your methods. डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कंटेन्स अ लेयर ऑफ immobilized enzyme which is known as glucose oxidase. यूरिन डिप्सिक में भी आपके पास ये एंजाइम था, ग्लूकोज ऑक्सीडेज. यहाँ पे भी आपके पास सेम एंजाइम है, एंड सेम रिएक्शंस हो रहे हैं इन योर ग्लूकोज बायोसेंसर एज वेल. So आपके पास glucose oxidase है, the enzyme glucose oxidase binds with oxygen in the presence of oxygen to produce gluconic acid and H2O2, hydrogen peroxide. But since यहाँ पे आपको कलर चेंज नहीं चाहिए, तो हाइड्रोजन peroxide के साथ फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहीं पे आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा. बट यूरिन डिप्सिक में क्या हो रहा था? फर्दर आपके पास एक और रिएक्शन हो रहा था टू गिव यू अ कलर चेंज, जो हमने देखा था एंड अभी मिल नहीं रहा. कहाँ गया ये वाला? दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxidase. The first reaction in your glucose biosensor and your urine dipstick is exactly same enzyme है, same molecules बन रहे हैं, everything is same. फिर क्या होगा? जो आपके पास रिएक्शन हो गया, this reaction therefore produces a drop in oxygen concentration dissolved within the plasma. रिएक्शन के अंदर आपका ऑक्सीजन यूज अप हो रहा था to give you glutonic acid, तो obviously प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन concentration डिक्रीज हो जाएगी. The drop in oxygen concentration is measured by the platinum electrodes which transduce this chemical reaction to produce an electrical signal. फिर आप electrical signal को amplify करोगे, but the electrical signal इससे पहले you need to make sure, basically electrical signal is directly proportional to the concentration of your glucose in blood. जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज होगी in your blood. The electrical signal is then amplified, and फिर आप उसके थ्रू digital output ले रहे होते हो of the concentration of glucose on your biosensor. What are the advantages and disadvantages of using a glucose biosensor? पहला, they're very specific for detecting a glucose concentration. For example, अगर आपके सैंपल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो, प्रोटीन्स, एसिड्स, रेड ब्लड सेल्स, अमाइनो एसिड्स, हर चीज़ मिक्स हो, फिर भी वो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को आराम से मेजर कर पाता है. सेकेंडली, ग्लूकोज biosensor are very sensitive. इसका मतलब you only need to give a very small sample of your blood, and उसे चुनने से सैंपल के थ्रू आप आराम से अपनी ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर लेते हो in your blood plasma. It also implies that glucose biosensor can detect a very low glucose concentration as well in your blood. काफी ज़्यादा sensitive होते हैं. अच्छा, ग्लूकोज बायोसेंसर प्रोड्यूस अ वेरी रैपिड रिस्पांस, barely 1 to 2 सेकंड्स आपको वेट करना होता है, फौरन से आपको डिजिटल आउटपुट मिल जाता है ऑन योर मशीन. छोटी सी डिवाइस होती है, मशीन नहीं होती, छोटी सी डिवाइस होती है, एंड यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो रहा है. ग्लूकोज बायोसेंसर आर वेरी सेफ टू यूज, एंड दे प्रोड्यूस वेरी एक्यूरेट रिजल्ट कंपेयर टू योर यूरिन डिप्स्टिक. वन अदर डिसएडवांटेज, अगर किसी को नीडल फोबिया है तो ऑब्वियसली दैट पर्सन कैन नॉट यूज ग्लूकोज बायोसेंसर, बिकॉज इसका मेन मैकेनिज्म ये है कि यूर पंचरिंग अ होल इन योर फिंगर, एंड उसमें से ब्लड निकलता है, एंड यू टेक दैट ब्लड एंड फिर आप मेजर कर लेते हो. द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नॉट स्टेरिलाइजेबल, आप इसे स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, ये एक इशू हो सकता है. The electronic device is not very robust and can produce inaccurate reading of glucose concentration if device malfunctions. Also, आपको डिवाइस के अंदर सेल डालना पड़ता है आफ्टर सम टाइम. देखिए ये इशू भी आता है कि आपको बार बार सेल भी बाय करना पड़ता है along with the stick and the needles. थोड़ा सा इसमें एक्सपेंसिव भी होता है. फिर हमें कुछ क्वेश्चन करने थे, क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर रह गया है. दिस वाज इट फॉर how to like measure the concentration of glucose in different materials.